चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन यहां पे रिप्रेजेंटेटिव है एक एनिमल का, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर एनिमल में आएंगे, राइट। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर एनिमल है वो उनका मतलब किस तरह के एनिमल होंगे, आई मीन किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, मोनोसियस है डायोसियस, क्या कहेंगे ह्यूमन को? डायोसियस या मोनोसियस? बहुत कंफ्यूजन होता है। मोनो का मतलब होता है एक ही टाइप का एनिमल जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो डायोसियस होगा। अब ऐसे याद रखिए, यूनिसेक्सुअल है ना और बाइसेक्सुअल, हम लोग समझते हैं ना ऐसे। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों जेंडर एक ही में हो, तो बाइसेक्सुअल के लिए टर्म यूज होता है मोनोसियस। एक ही एनिमल दोनों जेंडर उसमें प्रेजेंट, या एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों जेंडर उसमें प्रेजेंट। और जब हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं यानी एक एनिमल में या एक ऑर्गेनिज्म में एक जेंडर प्रेजेंट, तो ऐसे कहलाएंगे डायोसियस। ये दो प्रकार के है ना ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ह्यूमन में मेल फीमेल अलग होते हैं, इसीलिए इन्हें हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ह्यूमंस आर डायोसियस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, तो जब डायोसियस है तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो भी दो तरह का होगा। हेंस टू सॉर्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो पार्ट में बटे हुए, ठीक है। अब देखिए इनको कंपोजिशन वाइज अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यहां तक लिखिए। कंपोजिशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट पार्ट है जो कि हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर्स हम लोग पढ़े हैं ना 11th में। आप ये कह सकते हैं कि उन्हीं का कंटिन्यूएशन 12th पे है। रीजन क्या है? ये ज्यादा अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है, इसीलिए इसमें एक से अधिक फिजियोलॉजी या एक से अधिक सिस्टम इन्वॉल्व है। देखिएगा, तो मेल सिस्टम इस तरफ कर दें और दूसरी तरफ फीमेल सिस्टम। पहला, और एज यूजुअल एट्रीब्यूट। यहां एट्रीब्यूट करने का मतलब जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम लोग लेकर आ रहे हैं। पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सीरियल नंबर 2 accessory ducts. Serial number 3, accessory glands.
सीरियल नंबर 4 एसेसरी ऑर्गन्स। ये लिस्ट बनाइए। अब देखिए इनको जोड़ें, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इनके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए मेल सिस्टम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें होगा टेस्टिस। दूसरी तरह से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में ये कहलाएंगे ओवरी। एसेसरी डक्ट्स मेल सिस्टम, एसेसरी डक्ट्स में मेल सिस्टम में आएंगे रेटेड टेस्टिस। उसके बाद भाषा इफरेंशिया, उसके बाद इपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इनमें आएंगे फैलोपियन ट्यूब। या इन्हीं को कहते हैं ओविडक्ट। पेरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में बंद करके आइए। इनके नंबर्स लिख दें। टेस्टिस होते हैं 2 इन नंबर, तो ओवरी भी 2 इन नंबर। रेटेड टेस्टिस मेनी, बहुत सारे होते हैं। वासा इफरेंशिया, ये भी मेनी, फाइन ट्यूब्स है। एपिडिडाइमिस 2 इन नंबर, वास डिफरेंस 2 इन नंबर। फैलोपियन ट्यूब ये 2 इन नंबर। एसेसरी ग्लैंड्स मेल सिस्टम में पाए जाएंगे सेमिनल वेसिकल, ये 2 होंगे। प्रोस्टेट ये 1 होगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये 2 होंगे। फीमेल में इनके कॉरस्पॉन्डिंग मेमरी ग्लैंड ये 2 होंगे। एसेसरी ऑर्गन्स, इनमें ये जगह खाली, इनमें होते हैं यूटेरस। हालांकि सर्विक्स इसी का पार्ट है, फिर भी दिस इज हाउ the set of organs of male and female reproductive systems are present. तो आपको मिलेगा there is a great similarity between the kind of organs that the female and male reproductive systems have. दोनों सिस्टम में है ना, ऑर्गेन्स के नेम के अनुसार उनमें सिमिलरिटी आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये नोट कीजिए। इस तरफ हम लोग रखे थे मेल सिस्टम और इस तरफ था फीमेल सिस्टम। इसमें सीरियल नंबर 5 में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे एक्सटर्नल सरफेस की ओर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन होता है। तो मेल में ये पेनिस कहलाता है, फीमेल में
There are mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris. These are four external genitalia part of the female reproductive system. सर फीमेल वाले में हार्मोन नहीं आता। उसे हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया में रखते नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ ए मेम्ब्रेनस कवर, जस्ट मेम्ब्रेनस कवर, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया में प्लेस नहीं करते। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कभी भी किसी भी समय प्रेजेंट रहेंगे, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, दे विल स्टे ऑलवेज। और मेल वाले में स्कॉटम, वो एक्चुअली एक कैविटी है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में उसे हम काउंट नहीं करते। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में तो ऐड कर लेते हैं। अच्छा उधर ही तो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर इज। बाकी इसमें एक दो और जो होंगे वो इन बिटवीन आएंगे। नाउ वी सी फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां तक हो गया, लिस्ट कंप्लीट। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर हाँ बोलिए। एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसमें सिर्फ पेनिस के ही रखा जब एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करता तो हम लोग इस लिस्ट में नहीं रखेंगे इसको। Okay, now come up to the next, male reproductive system organization. Sorry. है। परमानेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको उस तरीके से कंसिडर नहीं करते। अब आगे देखिए, पहला है टेस्टिस, नंबर 2 लोकेशन outside the abdomen cavity. Number is 2, location outside the abdomen cavity. फिर है this is present in a sac like structure called scrotum sac. अब यहां पे एक क्वेश्चन, वाई testis is the primary reproductive structure. Why it is so? इसका सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, the organ
in which the gametes are produced are या is the primary reproductive structure. इसी को बहुत सारे जगहों में सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं. So testis is the one where the male gametes, the sperm cells are produced. That is why it qualifies for the primary reproductive structure. This is the reason. यहां तक हो गया? अब यहां देखिए, again why it is present outside the body cavity. फिर इसके आंसर में हम लोग कहते हैं sperm cells, that is the male gametes, are temperature sensitive. गैमेट्स जो हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव हैं और उनका सर्वाइवल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है. एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल में कहें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 37-37.5. तो इससे 2 से 2.5 डिग्री या 3 डिग्री कम चाहिए, यानी 34-35. दैट इज द काइंड ऑफ टेम्परेचर till which the sperm cells can survive. Beyond that, they get a temperature shock and they would not survive. अब है क्या, testis is the organ where the sperm cells or the male gametes are to be produced. तो अगर वही हाई टेम्परेचर पे रहेगा तो sperm cells cannot survive. इसीलिए क्या करना होता है, the male gametes, for the sake of male gametes to survive, this producing organ is kept outside the body cavity. तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, sperm cells, that is the male gametes, are temperature sensitive. They need 2 to 3 degrees centigrade less temperature than the body temperature. Hence, testes are present in the scrotum sac outside the body cavity. This is the reason the testes are present outside the body cavity. So this arrangement is in order to avoid the temperature shock.
हो चुका? बढ़े आगे। सीरियल वाइज भी है क्या? नहीं। यहाँ देखिए, जहां तक बनाए वहां तक रुककर, ये एक्सटर्नल कवरिंग या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कर रहे हैं स्क्रोटम सैक, ठीक है। ये बॉडी कैविटी से बाहर है, एब्डोमेन कैविटी से बाहर है।
इसके साथ अटैच करके रखा जाता है टेस्टिस को, है ना। और ये अटैचमेंट है, इस टिश्यू को कहते हैं गुबर्नाकुलम। ये एक प्रकार का लिगामेंट है, ठीक है, जो कि इसको इसके अंदर होल्ड करके रखता है। और ये लिगामेंट बहुत हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नहीं है, एक कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से क्या होता है कि टेस्टिस थोड़ा बहुत मूव कर सकता है इन द इसका जो एक्सटर्नल कवरिंग है, यानी हम लोग जिसे कह रहे हैं स्क्रोटम सैक। नाउ स्क्रोटम सैक के इनर वॉल और टेस्टिस के आउटर वॉल के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, इसलिए यहां पे एक लूज टिश्यू प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग कहते हैं टूनिका, कहां गया, एक्सटर्नल लेयर टूनिका वेजिनलिस, ठीक है। ये फ्रिक्शन को कम करता है और इसको मूवमेंट में आसानी देता है। इसके अंदर एक टफ लेयर रहता है टिश्यू का, इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसे कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये टूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर कई जगह पे इनर्वेट करता है और ये टेस्टिस को कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। एंड दोज स्मॉल कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरह है कि कैसे टेस्टिस प्रेजेंट है, इसे कौन सा स्ट्रक्चर होल्ड करके रखता है, और इसके अंदर में जो कंपार्टमेंट्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसको पूरा कीजिए। आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, लूज एपिथेलियम, और ये है टूनिका वेजिनालिस, ठीक है। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन between scrotum sac and wall of testis. Middle layer, tough कनेक्टिव टिश्यू, इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। डज एट मेनी पॉइंट्स इनर्वेशन, dividing the inner cavity of testis into nearly 200 to 250 compartments, और इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो इट इज द टूनिका एल्बुजिनिया दैट कैन डिवाइड द टेस्टिस इनटू मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखिए, हम लोग बहुत बार कंफ्यूज करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो उनमें एक बात ध्यान में रखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो पार्ट है जहां से, है ना, या जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहर की तरफ का ओपनिंग है।
उसके उसके अराउंड के स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं। तो चूंकि स्क्रोटम सैक के साथ कोई ओपनिंग है नहीं बाहर के तरफ, इसीलिए हम लोग इस नाते उसे कंसिडर नहीं करें। अब यहां देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल, हम लोग कहते हैं कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इनका ओरिजिन, ये बनते कैसे हैं, अंदर में कंपार्टमेंटलाइजेशन होने के कारण। सो दिस इज डन बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इनर लेयर ए वैस्कुलर टिश्यू, और ये काम क्या करेगा, टू सप्लाई ब्लड फॉर नरिशमेंट ऑक्सीजन हार्मोन and to take out wastes, carbon dioxide, etc. इस तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हो गया? अब चलिए,
ये टेस्टिस, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंपार्टमेंट्स है ना। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक पतले ट्यूब में ओपन होता है। यह रेटेड टेस्टिस जो एक्सेसरी डक्ट्स पे आप लिखे हैं। कई सारे रेटेड टेस्टिस आकर एक जगह मर्ज करेंगे और वो कहलाएंगे वासा एफरेंशिया। यानी एक कई सारे है ना रेटेड टेस्टिस किसी एक जगह पे मर्ज करेंगे, वो हो गए वासा एफरेंशिया। और बहुत सारे वासा एफरेंशिया, मतलब जितने वासा एफरेंशिया होंगे सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जा रहे होंगे और वो जाकर ओपन होंगे अगले बड़े से ट्यूब में, उसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, हम लोग अभी हैं वासा एफरेंशिया तक। पार्ट बाय पार्ट चलें। यानी कि सीक्वेंस हम लोग कैसे दे सकते हैं? टू 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पर टेस्टिस, ठीक है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल अब एक छोटे कंपार्टमेंट पर आ गया, हैज 1 to 3 seminiferous ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द लोएस्ट काइंड ऑफ कंपार्टमेंट या लोएस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी इन ए टेस्टिस। एक टेस्टिस ये कितने खंडों में बटे हैं? 200 से 250 पार्ट में। हर एक पार्ट में ऐसे प्रत्येक पार्ट में आपको दिखेंगे 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब देखिए, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल opens into रेटे टेस्टिस। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ओपनिंग है रेटे टेस्टिस, ठीक है। यानी यहां तक हम लोग आ चुके। रेटे टेस्टिस, ए नंबर ऑफ रेटेड टेस्टिस जो combinedly open into one भाषा एफरेंशिया। कई सारे रेटेड टेस्टिस एक भाषा एफरेंशिया में खुलेंगे, यानी भाषा एफरेंशिया की संख्या भी बहुत होगी, है ना। इसीलिए देखिएगा जहां पे हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में लिखे हैं वहां रेटेड टेस्टिस के बगल में लिखे हैं मेनी, नंबर काउंट नहीं करके लिखे। फिर वासा एफरेंशिया इनके बारे में भी लिख रहे हैं मेनी। ऑन एन एवरेज ये 25 से 30 के आसपास होते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है, यहां तक नेटवर्क समझ में आ गया। इसको यहां इंक्लूड नहीं किए हैं डायग्राम में, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं। ऑल जितने भी भाषा एफरेंशिया हैं, ऑल द भाषा एफरेंशिया jointly open
at the head of a highly coiled structure ट्यूब लाइक, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक है, कॉल्ड इपीडिडाइमिस। अब जाके सारे वासा इफेरेंशिया किसी एक टेस्टिस से एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं और वो है इपीडिडाइमिस, और इपीडिडाइमिस के हेड साइड में ये ओपन होता है। यानी यहां से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एक टेस्टिस में एक इपीडिडाइमिस, तो बॉडी में दो टेस्टिस हैं, इसलिए इपीडिडाइमिस की संख्या कितनी होगी, दो। हो चुका। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसे कहा जा रहा है एपिडिडर्मिस। ठीक है, चलो
चेंज कर ऐसे बना है। यहीं तक, उसके बाद आप लोग आगे यहाँ तक पूरा कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए पार्ट बाय पार्ट चलता है, पार्ट बाय पार्ट चलता है। देखिए यहाँ तक आइए, साथ चलिए तब आसानी से बनेगा। जल्दी पेज चेंज कीजिए, फुल पेज में आइए। डायग्राम हमेशा स्पेस लेके बनाइए ताकि आपको नेमिंग करने में बने। थोड़ा सा ऊपर, हाँ हो गया। ये है स्क्रोटम सैक। हो गया। यहां तक पूरा कीजिए। This is epididymis. यहां तक हो गया। अब यहां से एब्डोमिनल लाइनिंग आ रहा है, ये एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन में एंटर करेगा ऐसे, और ये एब्डोमेन में एंटर करेगा इधर से। ये एब्डोमिनल लाइनिंग यहां आके इसके साथ ज्वाइन हो रहा है। यहां तक हुआ। इस जगह पे जहां से एंटर कर रहा है एब्डोमेन में, ये कैनाल होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंगुअल कैनाल। एब्डोमेन में जिस लाइन से एंटर करेगा ये ट्यूब, वो कहलाएगा इंगुअल कैनाल। और ये एपिडिडाइमिस जैसे ही थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा, ये एक नया नाम लेगा, यानी एक नए स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन कर रहा है। यह है वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस जैसे ऊपर की ओर चलेगा, थोड़ी दूरी के बाद ये एक लॉन्ग ट्यूब में ज्वाइन करता है, वो है वास डिफरेंस। इंगुअल कैनाल एब्डोमेन में एंटर करने वाले एरिया को,
जिस जगह से ये ट्यूब एंटर कर रहा है टेस्टिस से लीड करके, उसे इंगोल कैनाल कर। यहां तक हो गया। अब एक कलर चेंज करें। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें ओपन हो रहा है यूरेटर, ठीक है। अब यहां देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर बाहर की ओर निकलेगा एक लॉन्ग ट्यूब से, ये कहलाएगा यूरेथ्रा। ये यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा। अब देखिए, आप लोग मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हैं ना, वहां पे कैसे रहता है, उसमें भी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट रहता है। मेल ह्यूमन में भी आपको दिख रहा है, ये आगे दिखेगा, यहां पे भी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों एक साथ एक जगह मीट करते हैं। यहां तक हो गया। अभी तक हम लोग यहां से आगे बढ़ के कहां तक पहुंचे हैं, वास डिफरेंस तक, ठीक है। यहां तक सही है, सबको समझ में आया। अब देखिए, उतना एब्सोल्यूट नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है, एब्डोमेन में ऊपर राइज करेगा, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सल सरफेस से, बैक साइड से, ठीक है। तो बैक साइड में है तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इंप्रेशन देने के लिए ब्रोकन लाइन से शो करें। याद रखिए, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो राइज कर रहा है डॉर्सल सरफेस से, उस ट्यूब का नाम वास डिफरेंस। और एपिडिडाइमिस कहां पर खत्म हो गया, टेस्टिस में ही। वो टेस्टिस में ही आगे चल के खुला किसमें, वास डिफरेंस। तो अगर पूछा जाए वास डिफरेंस का ओरिजिन कहां है, इन द स्क्रोटम सैक, है ना। स्क्रोटम सैक में ही एंड किया और वो वास डिफरेंस से जुड़ा। नाउ दिस लॉन्ग वास डिफरेंस ट्यूब इज एंटरिंग लाइक दिस। यहां तक हो गया। अब ये डॉर्सल सरफेस से फ्रंट साइड में उतरता है, डॉर्सल सरफेस से फ्रंट साइड में उतरता है। यहां तक कीजिए। ये और ब्रॉड होना चाहिए था, एनीवे स्पेस भी थोड़ा सा। और ये आगे की ओर आएंगे एक जगह ज्वाइन होने के लिए। ये आगे की ओर, एक मिनट, ये आगे की ओर आएंगे एक जगह ज्वाइन होने के, लाइक दिस, ठीक है। और ये ज्वाइन होकर एक सिंगल ट्यूब की तरह आगे बढ़ेगा और ज्वाइन हो जाएगा किससे, यूरेथ्रा से। जब वास डिफरेंस दोनों ज्वाइन होकर आगे बढ़ रहा है लाइक दिस, ये यहां सटा हुआ नहीं है,
ये ज्वाइन होके यूनिफाइड वे में आगे की ओर बढ़ रहा है। जहां पे ये ज्वाइन हो रहा है वो जगह से ये बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, नेटवर्क समझ में आया? जहां से ये ज्वाइन होता है वहां ये कहलाता है इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आके ओपन होता है किसमें? यूरेथ्रा। ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसमें हम लोग को दिखाना है एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके लिए हम अलग कलर लें। दिस कलर विल डू। ये दिखता है? ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखिए, दो बड़े ग्लैंड्स वास्ट डिफरेंस के साथ पैरेलली नीचे की ओर उतर रहे हैं। कहां पर? जब ये यूरिनरी ब्लैडर के वेंट्रल सरफेस पे है, और इस ग्लैंड को कहा जा रहा है सेमाइनल वेसिकल। तो वहां था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां है सेमाइनल वेसिकल। हो गया? ये देखिए, एक ओवरलैप आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो ब्रोकन लाइन है वो पीछे साइड में, इसलिए ये वास्ट डिफरेंस के ऊपर ओवरलैप कहीं नहीं है। वास्ट डिफरेंस का ये इंप्रेशन पीछे के तरफ का है, राइट? अब जहां पर ये दोनों वास्ट डिफरेंस आके ज्वाइन किए हैं उसके बॉटम पे, ठीक उस जगह पे एक दूसरा ग्लैंड रहता है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट। बहुत ही सिंपल है। इस तरफ सेमाइनल वेसिकल, ये जो ब्रोकन लाइन है वो पीछे की तरफ है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड में, और ये जो सॉलिड लाइन देख रहे हैं ये आगे की तरफ है वेंट्रल सरफेस पे, तो इसके साथ जुड़े हुए वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, और ये देखिए, ये व्हाइट वाला ये एब्डोमिनल लाइनिंग है, एब्डोमिनल लाइनिंग है ना, ये एब्डोमिनल लाइनिंग है, एब्डोमिनल लाइनिंग है। इसी लाइनिंग के साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ह्यूमन का, मेल का रहेगा। दिस इज पेनिस। It is acting as a covering structure for the urethra. लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी इसी के सहारे बॉडी से बाहर की ओर आ रहा। समझ में आया? अब एक और चीज, ठीक पेनिस का जहां बेस होता है उस जगह पे एक सर्कुलर छोटे से स्ट्रक्चर हम लोग को ग्लैंड के रूप में दिखेंगे। दीज आर टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को कहा जाता है कूपर्स ग्लैंड। This is how the male reproductive system is. Figure structure of a male
reproductive system of a human डैश देखे फ्रंट व्यू। आई बात समझ में? दिस इज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड। यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है कूपर्स ग्लैंड, COWPER', कूपर्स ग्लैंड। दिस इज द कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बताइए, इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया वो है जो ओपनिंग है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम यूरिनरी सिस्टम का, एंड दिस इज द पिंस, दैट इज इट। हो गया?